जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल चौहान। मैं हूं इस समय अपने गांव में और ये पहली मीटिंग है मेरे गांव में। गांव का माहौल एक ऐसा होता है कि अपनों के लिए आप हमेशा बच्चे होते हो और उनको लगता भी है कि यार ये तो हमारा बच्चा है। इतना सीरियसली लोग लेते नहीं हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से बीमारियाँ खेतों में घुस रही हैं और उपाय नज़र नहीं आ रहे, ना तो हमारे पास रासायनिक में कुछ समझ में आ रहा है, ना जैविक में कुछ समझ में आ रहा है, और जिसको देखो वो किसान के ऊपर एक व्यवसाय करने के लिए तैयार बैठा है। तो मेरा मन था कि मेरे गांव में एक मीटिंग में लगाऊं और मेरे घर वालों को मैं बैठा करके समझाऊं। पूरा गांव एक घर होता है, वो अलग बात है कि गांव का माहौल होता है कि जैसे एक छपड़ा होता है ना, छपड़ा, वो एक गिलास निकालो तो सारे बर्तन खड़कते हैं। लेकिन हमारा काम है कि सब लोगों को इकट्ठा करके एक सूत्र में बांध के रखना। ना कोई बैर, ना कोई दुश्मनी। किस बात का बैर, किसकी दुश्मनी, सबका अपना करना खाना, सबके अपने बाल बच्चे अलग। एक दूसरे की मदद करो, आगे बढ़ाओ, उसी गाँव का विकास हो सकता है। वरना जिस गांव में लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, उस गांव का विकास होना मुश्किल है। और गांव ऐसा हुआ तो फिर उस जिले का विकास होना मुश्किल है, फिर आगे चल के उस देश का भी विकास होना मुश्किल है। तो आपस में एकता और प्यार बहुत ज़रूरी है। घमंड और मैं को एक तरफ रख के आगे बढ़ना चाहिए। यही समाज हमें सिखाता है और यही सारे धर्म सिखाते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हम यहाँ फंसे कैसे। तो फंसने का जो मेरी समझ में आया, जो मैंने देखा कि हम जब से अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, उससे पहले की हिस्ट्री से मैं शुरू करूंगा। आप सभी को मेरा राम राम। और मैं शुरू करता हूं। एक बार भाई सबकी शकल दिखाते चले जाना, ठीक है? मेरे ऊपर कैमरा फोकस मत रखना। हमारी स्थिति ऐसे है कि मैंने इस बात पर रिसर्च करी कि भाई हम लोग यहाँ इस स्थिति में फंसे कैसे। तो पुराने भारत में होता ये था कि जैसे हम अब आज बैठे हैं, तो पहले चौपाले होती थी। चौपाले मतलब एक पेड़ होता था बड़ा सा, उसके नीचे सब या तो सूत काटते थे या वो रस्सियाँ बटते थे, उससे मुचके बनाते थे। भारत में फेमस था पूरी दुनिया में हाथ से चीज़ें बनाने में, जैसे सोल हो गए, दरी हो गई। मतलब हम एक्सपर्ट थे पूरी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए। तो हम लोग अपनी खेती करते थे और खेती के बाद में अपने खेतों से निकले हुए फसल अवशेष और फसलों से कुछ ऐसे उत्पाद बनाते थे, प्रोसेस करते थे, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित थी और लोग भारत में आते थे व्यापार करने के लिए। हमारे देश को लोग सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि जो हमारे देश में उग सकता है वो दुनिया में कहीं नहीं उग सकता। जैसे अभी तो खैर उगाने बंद कर दिया, हमें गेहूं का पता है, कोदो है, समाई है, कुट्टू है, उसके बाद मखाना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत में होती हैं, बाहर नहीं होती। अब ये चीज़ें जब हम बाहर देते थे तो इनकी इतनी वैल्यू थी कि बाहर से हमें असरफियाँ, उसके बदले में हमें जैसे हीरे जवाहरात जिन देशों में हैं, कहीं से हमें तेल स्टार्ट शुरू हुआ, तो ये व्यापार एक शुरू हुआ। अब उनकी निगाह हम पे ये पड़ी कि यार इस देश को किसी तरह कब्जा लो। हम भारतीय बहुत भोले भाले रहे हैं शुरू से, हमसे जो प्यार से बोल दिया हम उसके हो गए। अब वो हमारी गर्दन भी काट रहा तो हमें पता नहीं चला। धीरे धीरे करते करते साहब ऐसे ही अंग्रेज़ों की एंट्री हुई। जब अंग्रेज़ों की एंट्री हुई तो अंग्रेज़ों ने बहुत दिमाग लगाया भारतीयों के साथ। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो भारत के बड़े लोग थे, पहले राजाओं महाराजाओं को पटाया। उन्होंने पटाया कैसे? आप किसी को भी राम राम भाई, आप किसी को भी पटाना है तो उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में फ्री दारू पिलाई भारतीयों को और अपने यहाँ गेस्टों के तौर पे बुलाया जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, और उन्होंने उनसे दोस्ती की और ये देखा कि भारत का एग्रीकल्चर है किसके हाथ में। तो उन्होंने क्या किया, फिर गांव गांव में जैसे कोई आसपास के गांव का 5 गांव का एक बड़ा मजबूत आदमी है, उसको पकड़ा, उसको लालच दिया, कहीं दमड़ी का लालच, कहीं चमड़ी का लालच, 2 में ही फंसता है आदमी। वो देने के बाद उन लोगों को पकड़ा, अपने साथ में लिया और उसने देखा कि चौकपुरी में कितने आदमी हैं जो आवाज़ खिलाफ उठा सकते हैं। एक पकड़ लिया वरुण है, एक राहुल पकड़ लिया, एक बिकुल पकड़ लिया, एक निखिल पकड़ लिया कि ये 4 हैं खुरापाती, बाकी गांव शरीफ है, कब्जे में आ जाएगा। तो हम चारों को पकड़ा और बोले भाई कि तुम गांव के एकदम आज की तारीख से जमींदार हो गए और ये पूरे गांव वाले तुम्हारे अंडर में हैं, तुम्हें काम कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें हम ये देंगे और तुम इनसे कर लो। मतलब भारतीयों को भारतीयों से गुलाम कराया गया। कभी पढ़ो जाकर के तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। हमें अंग्रेज़ों ने गुलाम नहीं किया, हमें हमारे लोगों ने गुलाम बना के रखा हुआ था और वहाँ से किसान की ज़मीनें छीनी गई और हमारी 3 पीढ़ियों ने खेती नहीं की। सारी जो इतना भी हम करते थे उसको कर के रूप में अंग्रेज़ हमसे नहीं छीनते थे। अंग्रेज़ साहूकारों, राजा से साहूकार, साहूकार से जमींदार और बाकी सब लेबर। तो इतनी बुरी स्थिति थी किसानों की कि किसानों पे तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं थे। एक स्थिति भारत में ऐसी भी आई कि महिलाओं को ऊपर का हिस्सा ढकने के लिए भी कर देना पड़ता था। हर चीज़ में कर देना पड़ेगा। कर का मतलब है तेरे पास गेहूँ लगे हुए दे तब तो लड़के की शादी कर सकता है, तेरे को ढोल बजवाना कर दे, हर चीज़ में टैक्स था।
और किसान की स्थिति इतनी बुरी कर दी कि लास्ट में हम लोगों ने ज़मीन छोड़ के हमें डाल दिया नौकरी की आदत कि मेरे यहाँ नौकरी कर ले। तो तब से हमारे खून में नौकरी आ गई और हम जो पुराने हमारे हाथ के जितनी भी कलाकारियाँ थी हम लोगों के हाथ से चली गई। आज बताओ कितने लोग हैं जो हाथ से दरी बना रहे हैं, हाथ से कपड़ा बना रहे हैं, या अपने हाथ से हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो बना सकते थे। सन बोना बंद कर दिया, रस्से बननी बंद हो गई, मुचके बनने बंद हो गए। वरना तो प्याज पहले और छिक्के में लटकी रहती थी, अब छिक्का ही ना है कहीं किसी के यहाँ। अब कोल्ड स्टोर में जा रहे हो 120 रुपये दे रहे हैं उसको और बनिया निकाल के फेंक देगा, भैया तेरी उठा मेरा नया आलू आ गया। पहले छिक्के में साल भर आलू रहता था। हमारी कोठियों में अभी हम इंजेक्शन लगा रहे हैं गेहूँ रखने के लिए, पहले हमारी कोठियों में गेहूँ रहते थे कि नहीं रहते थे? कच्ची कोठियाँ होती थी। आज भी बिहार में गया मैं तो वहाँ कच्ची कोठियाँ हैं और उन्होंने नीम के पत्ते लगा करके उसमें गेहूँ रख रखे और बहुत सुरक्षित हैं। तो हम वो पुरानी चीज़ें सब भूलते गए और हमारी 3 पीढ़ियाँ जो अंग्रेजों की गुलाम रही 1800 कुछ से लेकर के और 1950 तक, तब तक तो हालत ही ख़राब थी हमारी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे अंदर एक नई चेतना आई और हमें लगा कि अब हम अपनी कृषि को वापस से करेंगे। लेकिन उस समय में हमारे देश में माइग्रेट बहुत आए, कहते पाकिस्तान से लोग आए, बांग्लादेश से आए, जो लड़ाइयाँ हुई तो बहुत सारे लोग उलट पलट हुए। उस समय में देश की जनसंख्या पूरी गड़बड़ा गई और तत्कालीन सरकार को एक निर्णय लेना पड़ा कि भैया अगर पूरे देश का पेट भरना है तो हमें जो है अपनी खेती में कृत्रिम खाद को लाना पड़ेगा। ये जो खाद आज हम डाल रहे हैं, यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, ये जहर नहीं है। देखो जहर क्या है मैं आपको समझाऊंगा। अभी 2 कॉन्सेप्ट हैं जिनमें दोनों में किसानों को भ्रमित किया जा रहा है कि जहर क्या है, कोई बता नहीं रहा, बस हर चीज़ को जहर बता रहे हैं जो भी केमिकल है। ऐसा थोड़ी ना है यार, हर चीज़ जहर थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ जब हमें लेके आए तो उस समय में हमने अपने खेतों में उपज बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय में हमारी ज़मीन में खूब सारे बैक्टीरिया थे, हमारी ज़मीन में बायोमास बहुत अच्छा था, तो हम अगर 2 किलो भी डीएपी डाल रहे हो, जो पुराने लोग हैं जब इनके समय में 5 किलो अगर यूरिया भी डालते थे तो 5 किलो यूरिया ज़बरदस्त काम करता था। क्यों ताऊ जी? अभी 50 किलो नहीं कर रहा है। तो ना करने का कारण यह है कि जो यूरिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के देने वाले ज़मीन में सैनिक थे, जीवाणु थे, वो धीरे धीरे ज़मीन में ख़त्म होते जा रहे हैं और हमने जीवाणु की तरफ ध्यान नहीं दिया और हमने ध्यान दिया केवल किसकी तरफ? रासायनिक खाद को बढ़ाते गए और हल्का शरीर में बढ़ता गया। इधर से ध्यान छोड़ दिया, इधर का ध्यान बढ़ा दिया। तो आज स्थिति ये आ गई है टॉक्सिक कि ज़मीन के अंदर इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी, एसिडिटी हो गई है कि ना तो मित्र फंगस बची, ना मित्र जीवाणु खेत में बचे। अब ज़मीन हो रही है बंजर की तरफ। आज एक मिट्टी की जांच देख रहा था मैं, आप थे उस समय में, 0.20 पर तो ज़मीन बंजर होना चाहिए 0.80 से ऊपर। तो आज हमारी ज़मीनों का जो अगर कार्बन हम चेक करवाएं पूरे चौकपरी की, अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो हम 0.35 से ऊपर एक भी किसान नहीं है। मतलब हम वेंटिलेटर पर पड़े हैं हमारी ज़मीन। 2030 तक हमारी ज़मीनों में कुछ भी उगना बंद हो जाएगा। अभी तो गन्ना ही उगना छोड़ रहा है, फिर धीरे धीरे गेहूँ चला जाएगा, सरसों चली जाएगी, लास्ट में बाजरे पे आ जाएंगे। लास्ट में एंड ऑफ द में लास्ट में बाजरे पे आएंगे और बाजरे के बाद ख़त्म कहानी, कुछ नहीं होगा इन ज़मीनों में। फिर खाएंगे क्या? गांव छोड़ के जाओगे, बेचोगे किसे? कोई खरीदने गए ना ज़मीन, क्योंकि उगने का ही कुछ नहीं। तो ये भयावह स्थिति है। अगर इस समय में किसानों ने ध्यान नहीं दिया तो ये आने वाला भविष्य हमारा बहुत खतरनाक है। जो मैं देख रहा हूँ, मैं पागल नहीं, जो पूरा भारत घूम रहा हूँ, लोग दिन रात भाग रहा हूँ मैं, दिन रात हर जगह यही स्थिति है। तो हमने एक बीड़ा उठाया कि भाई किसान, अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं मैं कहाँ से शुरू हुआ, क्या करा, ये तो मेरा ही गाँव, मेरा ही परिवार है। मैंने एक बीड़ा उठाया कि यार मैं कुछ करूँगा किसानों के लिए, और बस फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। और अभी हम लोगों के साथ कितने लोग चल रहे हैं आप लोगों को अच्छे से पता है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि ये बढ़ते चले गए। संस्तुति ये थी रासायनिक खादों की कि 25 साल में हम इसे बंद कर देंगे, लेकिन हमने 25 साल में इन्हें बंद नहीं करा। इस साइड वाला दबा दो। 25 साल में हम इन्हें बंद कर देंगे रासायनिक खादों को, लेकिन हमने क्या किया रिंकू भाई, 25 साल में बंद नहीं किए और हमें मज़ा आता चला गया। उत्पादन की दौड़ ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। जैसे तुमने देखा जब पट्टी होती ना तो कटड़ा चाहे मर जाए लेकिन उसकी हीक में पहनी घुसाएंगे ज़बरदस्ती, वो केवल अपने थोड़ी देर के मज़े के लिए। वो जानवर पे क्या गुजर रही है वो किसी को लेना देना नहीं है। कई लोग इसमें मर भी गए, कई जानवर मर गए बेचारे। तो हमने क्या करा, तुम्हें लगा कि सतेंद्र चाचा से ज़्यादा गन्ना निकालना है, यार मैं इनसे पतला करूँ क्या? वो कहते ना भाषा में, वीडियो चल रही मैं बोल नहीं सकता कि यार मैं इनसे कमज़ोर हूँ क्या, मैं 3 बोरे डाल लूँगा, मैं 4 डाल लूँगा, तुम मुझे पता डालना क्या है बस। तो उसमें क्या, अब जो बीच वाले घूम रहे थे झोला छाप, उनको तो चाहिए तुम्हारे जैसे मुर्गे।
तो उन्होंने तुम्हें उत्पादन बढ़वाया और बढ़वाने के साथ साथ वो ज़मीनों में ऐसी ऐसी चीज़ें डलवाई कि जिससे खिंच के गन्ने या तुम्हारी फसलें टॉप हो गई। अच्छा, उससे हासिल क्या हुआ? कर्ज मुक्त हुए क्या? आज भी कृषि कार्ड देने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। 100 में से 90 किसान ऐसे हैं जो कृषि कार्ड, क्यों विकास भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं इस मार्च के महीना शुरू होने वाला है कि यार साला ये कृषि कार्ड कहाँ से जा पाएगा इस बार, सोसाइटी के कहाँ से दूंगा, और दुकान वाले की तरफ को जा नहीं रहे गलती से भी, क्योंकि जामेंगे तो कहेगा चौधरी साहब राम 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 राम, आ रहे भैया अभी आ रहे हूँ, बस यहाँ तक हो जाऊँ, और पल्ली तरफ को झालू के पल्ले कोने से निकलोगे, उधर को आने के भी नहीं, क्यों साला फिर टोकेगा। तो किसान करे क्या? अब आते हैं आज जिस स्थिति में आए, ये अज्ञानता की वजह से हम आए। हमें रुक जाना चाहिए था, लेकिन हमें रुकने नहीं दिया। पहले हमें पकड़ पकड़ के ये लोग गांव-गांव जा कर के दवाई डालना समझा रहे थे, आज ये हमें गौमूत्र सिखा रहे हैं। हो रहा है ना? वही लोग जो लोग कल दवाई के पैकेट लेके आ रहे थे, थाइमोक्सम दिखा रहे थे या और दवाइयाँ बता रहे थे, आज भी हमें ज्ञान पेल रहे हैं कि भैया ये गुड़ गोबर घोल के चलाओ। क्यों भाई, उस दिन कहाँ गए थे? तुम्हें पहले नहीं पता था ज़मीन खराब कर रहे हैं हम किसानों की? तो हमने उत्पादन जो बढ़ाया। एक और चीज़ हो रही है, आप जितने भी यूट्यूब पे वीडियो उठा के देख लो, चाचा जी से साइलेंट कर दो, जितनी भी हम आज की तारीख में वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, कोई भी वीडियो 100 कुंटल नीचे से प्लस की है ही नहीं। तो गवर्नमेंट के पास तुम्हारे एक आंकड़ा जा रहा है कि यार गन्ना तो बड़ी तगड़ी फसल है, ये तो 100 कुंटल का ये तो 100 कुंटल प्लस वाले हैं, तो उन्होंने तुम्हारा रेट भी ना बढ़ाया। वरना एक मुझे यूट्यूब पर वीडियो देखो जो कह रहा हो कि भाई किसान की स्थिति खराब है, गन्ना निकल ही नहीं रहा, जिसकी वीडियो देखो वो अपने आप में तुरम खाई हैं। तो जो दिखाओगे वही तो दिखेगा। तो उत्पादन की दौड़ ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। अगर हमारा एवरेज गन्ने का एवरेज 50 कुंटल रहा होता और हमने ज़मीन खराब नहीं करी होती, तो आज गन्ने का रेट 500 प्लस होता, क्योंकि मील की मजबूरी होती। जिस चीज़ की कमी होती है ना, वहाँ रेट हाई होते हैं हमेशा। इनमें कंपटीशन होता मिलों में कि यार मुझे गन्ना मिल जा, मुझे गन्ना मिल जा। अभी तुमने सर प्लस बो रखा, मील बो रही है 12 बीघे गन्ना बो, तुम कह रहे जी 20 बीघे, तो बॉन्ड जो भरा जा, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड तुम्हारा एक्स्ट्रा गन्ना खरीदना ही तो है कि जी मेरे पास फालतू है। तो फालतू चीज़ के रेट नहीं मिला करते। फालतू चीज़ तो ऐसी कि भैया ले ली तो ले ली, ना तो भैया यार जरा देख ले थोड़ी सी मेरे पास फालतू, और कम हो तो कि भैया मेरे पास ना है जी। अभी मान लो तुम्हारे पास 5 बीघे बीज हो और 10 बीघे की डिमांड हो, तो तुम किसी का फ़ोन ना उठाने के, और तुम्हारे पास बीज 15 बीघे हो, डिमांड 5 बीघे हो, तो तुम गलती से मिस कॉल को बैक करो, हाँ भैया बता। अच्छा, मैं सोच रहा था बीज वाला होगा कोई, छता समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम लोगों ने ये स्थिति पैदा हो गई हमारी आके, और अब हम ऐसे एक जंजाल में आके फंस गए कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि साला यहाँ से निकले कैसे। अब इसके निकलने के 4 सूत्र हैं। पहला है, खेतों में वापस से जीवाणु और मित्र फंगस को लेके आओ, तो ये सारी बीमारी काटेंगे और आपके यूरिया डीएपी पोटास की जो खपत है उसे कम करेंगे, और ज़मीनों में जो यूरिया डीएपी पोटास पिछले 50 साल से पड़ा हुआ है उसे घोल करके देंगे। नंबर 2 पे आता है, जो भी रासायनिक खाद डाल रहे हो इसे आप जो है पका के डाल लो। जैसे हमने भी चाय पी, रिंकू ने चाय पिलाई, तो हमने पकी हुई चाय पी। अगर ये हमारे मुंह में ऊपर से दूध डालता, चाय पत्ती डालता, चीनी डाल देता और हम पानी डाल देता थोड़ा, हमसे कहता कि चबा चबा के पी लो चाय है, तो क्या होता? उल्टी आ जाती या तबीयत खराब हो जाती। ये जो रासायनिक खाद जितने भी आते हैं, ये रासायनिक खाद डायरेक्ट देने के लिए नहीं बने, ये कंपनी ने बनाए हैं केमिकल के साथ बॉन्ड करके, ताकि बोरी में रख दिए 2-4 महीने के लिए कि भाई ये खराब ना हो। अब आपको खेत में देने का तरीका किसी ने नहीं बताया किसान को, बस ये बोलते जाओ और फेंक दो। ऐसे तो देना ही नहीं होता है खाद कभी। आपको इसको हमेशा किसी भी बायोमास, जैसे गोबर की खाद से बढ़िया इस दुनिया में कोई बायोमास नहीं है, पकी हुई गोबर की खाद में मिला के लगभग 10 दिन के लिए रखना होता है। अगर 50 किलो डीएपी डाल रहे हो तो 25 किलो डीएपी काम कर जाएगा। और ये जब आप चेक करोगे किसी भी लैब में लेके जाओगे तो ये 50 किलो डीएपी में कन्वर्ट हो गया 10 दिन के बाद, तो 25 किलो डीएपी के पैसे बचे। ऐसे यूरिया, ऐसे ही सल्फर, ऐसे ही जिंक, ऐसे ही आयरन, सब ऐसे ही होता है। अब अगर आप डायरेक्ट डीएपी डाल रहे हो खेत में तो नुकसान क्या होगा? डीएपी मतलब कोई भी रासायनिक खाद, तो जब वो पानी के संपर्क में आता है तो इससे तेजाब निकलता है और गैस निकलती है। ये गैस तो वातावरण को दूषित करती है, साथ में पौधे को भी स्ट्रेस में लेके आती हैं, तनाव में आता है पौधा, और जड़ें जला देता है पूरी पौधे की। जब ये जड़ जलती है तो पौधा फिर वो भोजन नहीं उठाता और ये फिक्स हो जाता है। मतलब अगर आपने 10 किलो डीएपी खेत में फेंका, तो आज की तारीख में 2025 की बात कर रहा हूँ, 8 हिस्से खेत में ही
जा रहे हैं वो ना तो पौधे को मिलते ना ज़मीन को। अब वो ज़मीन में पड़ा, किसी काम का नहीं। जैसे आप एक रसगुल्ला खा रहे हो और एक रसगुल्ला खाकर आधा खाया और वो 1.5 रसगुल्ला हाथ से छूट गया, तो वो रसगुल्ले को तुम उठा कर नहीं खाने के, अब वो पड़ा ही रहेगा, वो 1.5 रसगुल्ला गया। अगर कोई यहाँ नहीं होता और वो 1.5 रसगुल्ला टेबल पे गिरता तो तुम उठा के वापस रख के खा लेते, मेरी गारंटी। खाते कि नहीं खाते हम लोग घर में भी? रोटी गिर जाओ तो झाड़ लें, जंगल अगर वही रोटी जंगल में गिर जा तो ऐसा करें और खा लें। वही रोटी किसी के घर गिर जा तो एक तरफ फेंक देंगे, अपने घर भी गिर जाएगी तो भी खा लेंगे। तो हमने हमारी ज़मीनों में हमें जो ये रासायनिक खाद हम दे रहे हैं, इसे देने के तरीके गड़बड़ हैं। इन तरीकों ने हमारी ऐसी तैसी मारी, तो हमें ये तरीके चेंज करने हैं। वो तरीके क्या है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है प्रशांत, इधर ध्यान दो, क्लोज करो।